अस्सलाम वालेकुम। होम्योस्टेसिस को हम देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा होम्योस्टेसिस कीप्स इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन नैरो रेंज। होम्योस्टेसिस की मदद से ये जो इंटरनल फ्लक्चुएशंस है ना, इनको एक नैरो रेंज में रखा जाता है। किसकी मदद से? विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम की मदद से, कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो वाइड रेंज में होती हैं। तो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन के बावजूद जानदार का कंट्रोल सिस्टम जानदार की जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको नैरो रेंज में रखता है। नॉट कीप ए फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। अब ये मतलब नहीं है कि ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये बिल्कुल फिक्स होगा एक जगह पे, बल्कि ये एक नैरो रेंज के अंदर होता है। जैसा कि अगर तो ड्राई कंडीशन है तो कंट्रोल सिस्टम का मकसद ये होगा कि सेल को डिहाइड्रेशन से बचाए, और अगर अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है तो उस वक्त इस कंट्रोल सिस्टम का मकसद ये होगा कि सेल को ओस्मोटिक फ्लडिंग से यानी एक्स्ट्रा पानी के आने से बचाए। अब हम देखते हैं कि ये कंट्रोल सिस्टम जानदार का टेम्परेचर, इसके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मेटाबोलाइट्स, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को एक ख़ास हद में कैसे रखता है। अब ये जानदार का जो कंट्रोल सिस्टम है ना, लिविंग कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जिस तरह फिजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है किसी डिवाइस का। जैसा कि अब कह लें अपने कमरे में एसी लगाया हुआ है या फ्रिज का जो कंट्रोल सिस्टम है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले लिविंग कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, ये कैसे काम करता है। इसकी तीन चीज़ें होती हैं, यानी दोनों की तीन चीज़ें होती हैं। रिसेप्टर, जिसे हम सेंसर भी कहते हैं, कंट्रोल सेंटर और अफेक्टर। पहले लिविंग की बात करते हैं। रिसेप्टर क्या करते हैं? रिसेप्ट करना, लेना। ये सेंसर होते हैं, सेंस करते हैं किसको? डिटेक्ट चेंज और स्टिमुलस, किसी तब्दीली को या चेंज को महसूस करते हैं। एंड सेंड सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर फॉर द एक्शन, और कंट्रोल सेंटर को सिग्नल भेज देते हैं, इनका ये काम है। अब रिसेप्टर या तो कीमो रिसेप्टर हो सकते हैं, मैकेनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। इसको मिसाल से समझते हैं। हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज हमेशा 1 ग्राम पर लीटर रहता है। फ़र्ज़ करें आपने ज़्यादा खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल 1 ग्राम से बढ़ जाए, तो जैसे ही 1 ग्राम से बढ़ेगा, कीमो रिसेप्टर उस केमिकल की ज़्यादा होने को महसूस कर लेंगे और कंट्रोल सेंटर को सिग्नल भेज देंगे। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? सेंड सिग्नल्स टू द अफेक्टर, वो अफेक्टर को सिग्नल भेजेगा। कंट्रोल सेंटर या तो ब्रेन हो सकता है या स्पाइनल कार्ड। अफेक्टर क्या करेगा? शो रिस्पॉन्स, वो जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा है ना, अफेक्टर रिस्पॉन्स पैदा करेगा। अब अफेक्टर या तो मसल हो सकते हैं या ग्लैंड्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि चेंज किस तरह का आया है। जैसे कि ब्लड ग्लूकोज के केस में ग्लैंड्स अफेक्टर होते हैं, और वो होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक हार्मोन इंसुलिन पैदा करता है, और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को वापस नॉर्मल 1 ग्राम पे ले आता है। तो इस तरह से वो कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? किसी भी चीज़ को एक हद में रखता है, एक नैरो रेंज के अंदर रखता है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, इसमें सेंसर होता है। वो क्या कहता है? डिटेक्ट चेंज फ्रॉम द सेट पॉइंट। फ़र्ज़ करें आपने कमरे में एसी लगाया हुआ है और उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट किया हुआ है, तो अगर जैसे ही टेम्परेचर 15 से ज़्यादा होगा तो सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा, उस टेम्परेचर को, एंड सेंड सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर फॉर द एक्शन, और कंट्रोल सेंटर को सिग्नल भेज देगा। वो सेंसर क्या है? थर्मामीटर लगा होता है उस एसी के अंदर। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? सेंड सिग्नल्स टू द अफेक्टर, अफेक्टर को मैसेज भेज देगा। कंट्रोल सेंटर क्या होगा? एसी के अंदर वो स्विच लगा होता है। अफेक्टर क्या करेगा? शो रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स पैदा करेगा। अब वो अफेक्टर एसी में क्या होगा? या तो हीटिंग यूनिट होगा या तो कूलिंग यूनिट। तो अगर तो टेम्परेचर बढ़ा है तो वो कूलिंग यूनिट को ऑन कर देगा, वो टेम्परेचर को कम करना शुरू कर देगा। और जैसे ही टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो दोबारा से वही सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा, कंट्रोल सिस्टम को मैसेज भेजेगा। कंट्रोल सिस्टम या तो फिर अफेक्टर के ज़रिए उस कूलिंग सिस्टम को शट ऑफ कर देगा या हीटिंग सिस्टम को ऑन कर देगा। तो इस तरह से कंट्रोल सिस्टम किसी भी ज़िंदा जानदार के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो तब्दीलियाँ हैं, उनको एक नैरो रेंज के अंदर, एक ख़ास रेंज के अंदर रखता है। नेक्स्ट है जी फीडबैक मैकेनिज़्म। अब कंट्रोल सिस्टम के इन 3 कंपोनेंट्स की मदद से अब किसी भी चीज़ को जो कंट्रोल करते हैं ना, उसके मैकेनिज़्म को ही हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। डिटेक्शन ऑफ चेंज, तब्दीली को महसूस करना, एंड सिग्नलिंग फॉर अफेक्टर रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम, यानी तब्दीली को महसूस करना और कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल भेजना, किसके लिए? फॉर अफेक्टर रिस्पॉन्स, के वो अफेक्टर के ज़रिए रिस्पॉन्स पैदा करे। तब्दीली को महसूस करना, कंट्रोल सिस्टम को मैसेज भेजना कि वो फैक्टर के जरिए रिस्पॉन्स पैदा करे, इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव को हम देखते हैं, इनवर्स अफेक्टर रिस्पॉन्स टू चेंज। अब वो जो तब्दीली हुई है ना, चेंज हुआ है, उसके नतीजे में अगर अफेक्टर का रिस्पॉन्स इनवर्स होगा, उलट होगा, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव। जैसा कि टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा था तो अफेक्टर ने क्या किया? कूलिंग मैकेनिज्म के जरिए उसको कम कर दिया, इन्वर्स कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव फीडबैक। देखें जी, इन्वर्स अफेक्टर रिस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। जैसा कि कूलिंग अफेक्टर रिस्पॉन्स
व्हेन सेंस वार्म सिग्नल, जैसा कि यानी जब वार्म सिग्नल, हाई टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने के सिग्नल महसूस किए तो अफेक्टर ने क्या किया, कूलिंग मैकेनिज्म ऑन कर दिया, कूलिंग इफेक्टर रिस्पॉन्स पैदा कर दिया, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव में क्या होता है, अगर तब्दीली एक डायरेक्शन में आई है तो कंट्रोल सिस्टम भी उसको बढ़ाता जाता है, मसलन टेम्परेचर बढ़ा है तो कंट्रोल सिस्टम उसको मजीद बढ़ाएगा, वो होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।